Canadian Prime Minister is coming to India and कहीं ना कहीं कुछ एक डील की बात यहाँ पे भी चल रही है। ट्रंप ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट की कि अब जैसे कनाडा जिसके तल्लुकात ट्रूडो ने भारत के साथ खराब किए थे वो रियलाइज कर चुका है। वो सारे लोग कनाडा इवन हम देख रहे हैं कि वो चाइना के साथ भी अपने ट्रेड के मामला सेटल कर रहे हैं और साथ साथ वो भारत के साथ भी ट्रेड सेटल कर रहे हैं। ये जरा सुनिएगा, अब अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। As you rightly mentioned, the NSA is going to Canada. Interestingly, इस हफ्ते the energy minister of Canada is coming to India. जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। भारत को इस बात की जितनी मुबारकबाद दी जाए अच्छा है, लेकिन सिर्फ मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है, भारत ने ये अर्न किया है। एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की। तो दुनिया में बिगड़ते हालात और जो हेजेमोनियस ब्लॉक पॉलिटिक्स है उसके बीच में भारत ने अपनी रवायती खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया है। ठीक है, मैं एक चीज करता हूं हमेशा से और खुले दिल के साथ ये बात मैं करता हूं, पहले भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, कि भाई इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से लेकर चलता। यूरोपियन यूनियन के बाद अब एक ऐसी न्यूज़ ब्रेक हुई है जिसने अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ की टेंशन बढ़ा दी है। इंडिया की डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस अब एक अलग ही लेवल पर टच कर रही है। सोर्सेज के मुताबिक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्द इंडिया विजिट करने वाले हैं, पर असली ट्विस्ट तो ये है कि दोनों कंट्रीज़ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए काफ़ी एग्रेसिव हैं। ये वही कनाडा है जिसने पिछले साल हमारे साथ रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब कर लिए थे, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह फ्लिप हो चुकी है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में अब कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। कल तक जो अमेरिका इंडिया का सबसे क्लोज एलाई लग रहा था, वहाँ से अब थोड़े मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने पुराने इश्यूज़ को साइड में रखकर इंडिया के साथ इकोनॉमिक टाइज को प्रायोरिटाइज किया है। मैटर सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, अमेरिका की इकोनॉमी भी इस वक्त काफ़ी वॉलेटाइल है। यूएस डॉलर अपनी पूरी डोमिनेंस खो रहा है और लोग अब डॉलर से ज़्यादा गोल्ड और ऑल्टरनेटिव एसेट्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं। इस इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी ने इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए एक नया ग्रोथ कॉरिडोर खोल दिया है। इंडिया की बदलती ग्लोबल रीच को देखकर हमारे नेबर्स, खासकर पाकिस्तान, पूरी तरह क्लूलेस हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतने इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग कैसे है। पाकिस्तानी मीडिया तो इस स्ट्रेटेजी मूव को देखकर शॉक में है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या कनाडा के साथ ही FTA इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए, अब मसला ये है कि जब यहाँ पे जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए, और वो लंदन में बैठ के लंदन के मेयर के खिलाफ जो गुफ्तगू करते थे, केयर स्टारमर उसको सुन लेते थे। अच्छा, अब सूरत हाल यकायक बदल गई है ना। जब उन्होंने ग्रीनलैंड पे तकरीबन हमलावर होने की बात की, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब कह देते हैं कि हम हमला करेंगे तो इसका मतलब यूरोप यही समझता है कि हमला होने ही वाला है। तो जो सबूत, बहरहाल एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की। तो उसने कम से कम दुनिया को ये दिखा दिया कि एक पावर ना सही, एक मुल्क ऐसा है जो सरवाइव कर रहा है इवन डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होके भी, या नाराज करके भी डोनाल्ड ट्रंप को। तो उसके बाद फिर आप देखिए कि वहां पर भी वन यूरोप वन वॉइस की बात हो रही कि EU को इकट्ठा करके EU जनाब बिल्कुल सीधा अब डोनाल्ड ट्रंप को यस सर और नो सर नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देगा। अब वहाँ पे अभी इस पे इत्तफाक़ राय कितनी जल्दी और कितना मुस्तकिल होता है, ये अभी देखने की बात है। बट
ये है कि ये ट्रेड डील जो हुई है एक पैरल जो ट्रेड के ऊपर कम से कम अमेरिकन हेजेमनी थी उसको इंडिया ने और यूरोप ने मिलकर चैलेंज कर दिया। ये जरा सुनिएगा, अब अमेरिकन अगर अपसेट हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। हमें तो वो कहते थे ठीक है तुम्हारी दहशतगर्दी के हालात की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये जरा सुने इनको, ये अमेरिकन क्या कह रहे हैं, और फिर मैं आपको सुनाता हूँ कि इंडियंस अब बांग्लादेश की मार्केट को कैसे क्रश करने जा रहे हैं। Impressions of that deal? I do. First of all, strategically, it's important to understand that because President Trump has prioritized domestic production and essentially started charging a fee for other countries to access our market, these countries are trying to find other outlets for their overproduction. And so the EU is turning to India to try to find a place. The EU is so trade dependent, they need other outlets if they can't keep sending all their stuff to the United States. I've looked at some of the details of the deal so far. I think India comes out on top on this, frankly. They get more market access into Europe. It sounds like they have some additional immigration rights. I don't know for sure, but President von der Leyen of the EU has talked about mobility for Indian workers into Europe. So I think on net, India is going to have a heyday with this. They have low-cost labor, and it looks like the EU is doubling down on globalization when we're trying to fix some of the problems of globalization here in the US. अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ये सब मैनेज कैसे कर रहा है। इसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। इंडिया अब किसी एक सुपर पावर के पीछे नहीं चलता, बल्कि अपने टर्म्स पर डील करता है। जब यूएस के साथ थोड़ी फ्रिक्शन दिखी तो इंडिया ने स्मार्टली कनाडा और ईयू के साथ अपने चैनल्स ओपन कर दिए। ये दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसीज़ अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो चुकी हैं। हम अब रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स सेट करते हैं। लेकिन इस एफटीए से आम हिंदुस्तानियों को क्या मिलेगा? सिंपल बात है, मार्केट एक्सेस। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप्स के लिए कनाडा एक बड़ा बेस बन सकता है। स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा प्रोसेस और वर्क परमिट्स स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं। कनाडा के पास मैसिव नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इंडिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को फ्यूल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक पेपर साइन करना नहीं है, ये इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक शील्ड है। दुनिया भर में डीडॉलराइजेशन की बातें तेज़ हो रही हैं। इंडिया अब धीरे धीरे अपनी ट्रेड रुपये में सेटल करने की कोशिश कर रहा है। अगर कनाडा और इंडिया जैसे बड़े पार्टनर्स अपनी करेंसी या अल्टरनेटिव सिस्टम्स पर शिफ्ट होते हैं तो ये यूएस की इकोनॉमिक हेजमनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन की नज़रें अब इंडिया के हर मूव पर हैं। कंक्लूजन ये है कि इंडिया अब वर्ल्ड मैप पर सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्टेबलाइजर बन चुका है। चाहे वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या ग्लोबल सप्लाई चेन, इंडिया के बिना कोई भी डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता। पाकिस्तान और बाकी राइवल्स इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि इंडिया ने पावर को सिर्फ एक मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से भी रीडिफाइन कर दिया है। इंडिया का ये नया कॉन्फ्रेंस आपको कैसा लगा? क्या हम वाकई एक बाइपोलर वर्ल्ड से निकल रहे हैं एक इंडियन सेंट्रिक वर्ल्ड की तरफ? आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।